नमस्कार। मैं अरुंधति आज आप सबों का महिला अंचल के पृष्ठ पे स्वागत करती हूँ। आज हम संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में सुनेंगे वीरेंद्र यादव जी को। वीरेंद्र यादव जी एक जाने माने आलोचक हैं, अनुवादक हैं और ये चर्चा हमारी रेणु की रचना, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला अंचल के इर्द गिर्द होगी। फणीश्वरनाथ रेणु से मेरा व्यक्तिगत परिचय 9वीं कक्षा के पंचलैट से हुआ था। आगे उनकी मुख्य कृतियां ठेस, रसप्रिया, पंचलैट, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम जिसपे तीसरी कसम बनी है, और परती परी कथा, बहुत सारी रचनाएं हैं। आज वीरेंद्र यादव जी के साथ हम मैला अंचल पे चर्चा करेंगे। मैला अंचल एक कैसी रचना है? वो एक कालजयी रचना है और क्या वो एक कलात्मक उपन्यास है या फिर एक रीजनल नॉवेल है या फिर एक राजनैतिक उपन्यास है? इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे वीरेंद्र यादव जी के साथ। और वीरेंद्र यादव जी एक जाने माने आलोचक हैं और वो छात्र जीवन से ही वामपंथी बौद्धिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के लंबे समय तक सचिव एवं प्रयोजन पत्रिका का संपादन किया है उन्होंने। जॉन हर्सी की पुस्तिका हिरोशिमा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में विपुल लेखन किया है उन्होंने। और प्रेमचंद संबंधी बहसों 1857 के विमर्श पर हस्तक्षेपकारी लेखन के लिए विशेष रूप से चर्चित है। राग दरबारी उपन्यास पर केंद्रित विनिबंध इग्नू दिल्ली के एमए पाठ्यक्रम में शामिल है। 90 दशक के औपन्यासिक परिदृश्य पर विनिबंध पहल पुस्तिका में प्रकाशित है। उन्हें आलोचनात्मक अवदान के लिए वर्ष 2001 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वीरेंद्र यादव जी को सुनते हैं अब हम। रेणु शताब्दी वर्ष में मैला अंचल की यह चर्चा रेणु की वैचारिकी से भी गुजरना है। दरअसल रेणु की वैचारिक निर्मित साहित्य से न होकर के सक्रिय राजनीतिक कर्म से हुई थी। तरुणाई में ही वे स्वाधीनता आंदोलन में जेल गए। 1942 में उन्होंने पुनः आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति से वे सक्रियता से जुड़े और समाजवादी साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया। समाजवादी साहित्य के अध्ययन और समाजवादी राजनीति यानी सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति से जुड़ाव ने उनकी वैचारिकी को निर्मित किया। लेकिन यह सब करते हुए रेणु उस तरह के कट्टर पार्टीवादी न हुए जैसा साधारणतः लोग हो जाते हैं। समाजवादी वैचारिकी को जीवन की प्रयोगशाला में परखते निरखते मैरीगंज की कथा उन्होंने जो मैला अंचल में कही है, वो समूचे उत्तर भारत के जनजीवन, उसके संघर्षों, उसके शोषण, उसकी उम्मीदों और उसके उत्साह की कथा है। निश्चित रूप से मैरीगंज पूर्णिया के नजदीक का एक अंचल है।
लेकिन वो अंचल समूचे उत्तर भारत की उन विशेषताओं को और उन कमियों को और उन संभावनाओं को लिए हुए है जो स्वाधीनता पूर्व के भारत में थी। मैलांचल के लिखे जाने के 2 दशक पूर्व प्रेमचंद गोदान लिख चुके थे। मैलांचल से एक बार फिर रेणु ने प्रेमचंद की परंपरा की वापसी की। प्रेमचंद की परंपरा की वापसी की यह बात इसलिए कही जानी चाहिए क्योंकि 1936 में गोदान लिखे जाने और 1954 में मैलांचल लिखे जाने के बीच हिंदी में कई ऐसे उपन्यास आए जिन्होंने हिंदी साहित्य के व्यापक फलक, सामाजिक यथार्थ, हाशिए के समाज से जुड़कर जो लेखन की शुरुआत प्रेमचंद ने की थी, उससे अलग, उससे विलग मध्यवर्गीय सरोकारों का नगरीय दृष्टि से चित्रण किया, मुख्यतः जिनमें जैनेन्द्र के उपन्यास, अज्ञेय के उपन्यास, इलाचंद जोशी के उपन्यासों का नाम लिया जा सकता है। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी के प्रकाशन के साथ यह बहस हिंदी में एक बार फिर शुरू हो गई कि हिंदी उपन्यास का नायकत्व होरी सरीखा होगा या शेखर सरीखा होगा। मैलांचल के प्रकाशन से होरी बनाम शेखर की इस बहस को विराम लगा और प्रेमचंद की परंपरा की चर्चा फिर शुरू हुई। लेकिन दिलचस्प यह है कि मैलांचल को चाहने वाले सरोकारवादी भी थे और कलावादी भी थे, लेकिन कलावादियों के कारण अपने अलग थे और सरोकारवादियों के कारण अपने अलग थे। मैलांचल की चर्चा करते हुए जहां भारतीय जनता के बृहत्तर यथार्थ, भारतीय समाज के आवेग, दुखों, उम्मीदों की कथा एक बार फिर हिंदी में आई, उसी के साथ साथ कलावादी खेमे में ये उत्साह हुआ कि एक अंचल विशेष पर आधारित उसका लोक जीवन, उसका लोकगीत, उसकी लय और एक समूचा जिसे कहा जाए कि एक आस्वाद परक दृष्टिकोण से प्रकृति का आस्वादन, यह सब कुछ उन्हें मैलांचल को कलावादी उपन्यासों में परगणित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन चिंता की बात यह है कि कलावादी खेमे द्वारा रेणु के इस अधिग्रहण ने या मैलांचल के इस अधिग्रहण ने रेणु के जो वास्तविक नेतार्थ थे, जो मैलांचल का कथ्य जिस तरह से व्यापक सामाजिक सरोकारों से निसृत था, उसकी चर्चा कहीं पृष्ठभूमि में चली गई। यद्यपि इसके प्रकाशित होते ही शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, मार्कंडे आदि सरीखे प्रगतिशील लेखकों ने मैलांचल के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन मैलांचल पर प्रगतिशील खेमे से ही डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना के रूप में जो ग्रहण लगा, उससे लंबे समय तक मैलांचल मुक्त न हो सका। और एक दूसरी बात कि रेणु ने मैलांचल को स्वयं
आंचलिक उपन्यास करार दिया था। आंचलिक उपन्यास करार देने के कारण इसे आंचलिकता की सीमा में बांध कर ही इसकी चर्चा, इसका विश्लेषण शुरू हो गया, जबकि रेणु का आशय इसे किसी भूभाग या उसकी प्रकृति या उसके लोक संगीत या उसकी लय या उसके नैसर्गिक वातावरण तक ही सीमित नहीं करना था, बल्कि उस अंचल के लोग, उस अंचल का जीवन, उस अंचल की राजनीति, उस अंचल का संघर्ष, ये सब कुछ उसमें शामिल था। उसमें प्रकृति भी शामिल थी, उसमें पशु पक्षी भी शामिल थे। पहली बार रेणु ने महिला आंचल को एक समूचा वातावरण, जिसमें गांव भी था, राजनीति भी थी, जाति भी थी, वर्ण भी थे, ये सब कुछ था। मैरीगंज की चर्चा करते हुए रेणु ने कहा वहां 12 वर्ण के लोग रहते थे। महिलांचल में यह नायास नहीं है कि सभी जातियों के टोले हैं, और उस समय उत्तर भारत की राजनीति में जितने तरह के प्रभाव थे उसको हम देख सकते हैं। महिलांचल आजादी के 5 वर्षों से पहले से शुरू होकर के 5 वर्ष के बाद तक की कथा है, यानी कि 1942 से लेकर के 1952 तक। प्रेमचंद ने गोदान को जहां छोड़ा था, यानी कि वो स्वाधीनता आंदोलन की निर्मित की कथा पर प्रेमचंद ने गोदान को छोड़ा था, रेणु ने महिलांचल को वहीं से उठाया। स्वाधीनता आंदोलन का उत्कर्ष महिलांचल में है, तो स्वाधीन भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में जो राजनीति उभरी, उसके अपकर्ष का भी चित्रण महिलांचल में है। ध्यान देने की बात यह है कि महिला आंचल के समूचे कथ्य में स्थानीय राजनीति के जो कारक हैं, वो चाहे बालदेव हो, बामनदास हो, कालीचरण हो, चरित्र कर्मकार हो, ये सारे लोग हाशिए के समाज के लोग हैं। स्वाधीनता आंदोलन की विभिन्न धाराओं में शामिल होकर के ये समाज की नियति और व्यापक राजनीति में हस्तक्षेप करके अपनी व्यक्तिगत नियत को बदलने का लक्ष्य नहीं रखते। सोचने की बात यह है कि हाशिए के समाज में राजनीति की इस चेतना का सृजन करके रेणु महिलांचल में क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश बहुत साफ है कि स्वाधीनता के आंदोलन में गांधी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के प्रभाव में ग्रामीण जन किस तरह से उनके प्रभाव में था, और वहीं कांग्रेस और गांधीवाद से अलग एक परिवर्तन की राजनीति की आकांक्षा लिए उसी गांव में, उसी समाज में लोग थे जो शुरू में स्वाधीनता आंदोलन में या कांग्रेस की राजनीति में ही शामिल थे, लेकिन उससे विलग होकर के वो समाजवादी राजनीति में शामिल हुए। कालीचरण इसका प्रतीक है कि वो कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी राजनीति में शामिल होता है।
रेणु ने समाजवादी आदर्शों और सिद्धांतों की रोशनी में यह तथ्य भी रेखांकित किया कि आदर्श और यथार्थ के बीच कितनी दूरी है। कालीचरण एक आदर्शवादी युवक था। वो गांव के निम्न वर्गीय लोगों, हलवाहों, चरवाहों या दूसरे हाशिए के समाज के लोगों के दुख दर्दों में सहभागी बन करके उसने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पार्टी सदस्यता का अभियान उसने चलाया, लेकिन राज्य स्तर के पार्टी नेताओं को उसकी तेजी, उसके व्यक्तित्व की गर्माहट, उसकी ईमानदारी, उसमें समझौता परस्ती का अभाव, यह सब कुछ ऐसी चीजें थीं जिसने उसके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगाया। चरित्र कर्मकार भी एक ऐसा ही पात्र है। वह गरीबों और हाशिए के समाज के संघर्षशील लोगों का मददगार है। जब तक वो अपनी गतिविधियों से पार्टी के लिए चंदा जुटाता था, तब तक तो वो सोशलिस्ट पार्टी का चहेता कार्यकर्ता था। लेकिन जब वो पार्टी के अनुशासन से मुक्त होकर के एक रॉबिन हुड की भूमिका में आम जन का मददगार हो जाता है, तो पार्टी ने उसे अराजक तत्व करार देकर निष्कासित कर दिया। चरित्र कर्मकार रेणु ने लिखा है कि वो एक वास्तविक जीवन का पात्र था। सन 42 के आंदोलन में जेल गया था और उस मोमेंट में उसका बहुत योगदान था। जाहिर है कि उसके योगदान का लाभ बड़े नेताओं ने उठाया, लेकिन बाद में वो उस पार्टी से निष्कासित किया गया। रेणु इस तथ्य को रेखांकित करके जो बदलाव को समर्पित पार्टियां हैं, वे भी अपने संस्थागत रूप में किस तरह से यथा स्थिति की पोषक हो जाती हैं, इस तथ्य को रेखांकित किया। दरअसल रेणु जमीन और जाति, इन दो चीजों को भारतीय ग्राम्य जीवन, विशेषकर उत्तर भारत और बिहार की प्रमुख समस्या मानते थे। यह अनायास नहीं है कि संथालों का जमीन के लिए संघर्ष मैलांचल में एक बड़ा स्थान घेरता है, और शायद मैलांचल हिंदी का वो पहला उपन्यास है जिसमें संथाल संघर्ष का वर्णन है। इस संथाल संघर्ष के माध्यम से जमीन के मुद्दे को केंद्रीयता प्रदान करते हुए रेणु ने यह तथ्य भी रेखांकित किया कि जमीन को लेकर के जो भी अधिनियम बनाए गए गरीबों के पक्ष में, उसका क्रियान्वयन जिस तंत्र के द्वारा होना था, उस तंत्र पर वही लोग काबिज थे जो जमीन के लाभार्थी थे, यानी कि जो भूस्वामी थे। तो उस वर्ग के रहते हुए कोई भी कानून आसानी से सफल नहीं हो सकता था। जाति यानी जाति श्रेष्ठता का मुद्दा रेखांकित करके मैलांचल में रेणु ने वर्णाश्रम व्यवस्था
के उस तंत्र को रेखांकित किया जिसमें जो जितने ऊंचे पाए पर था वो उतना ही बड़ा भूमिधर था, और समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था के जो निचले पाए के लोग थे वो किस तरह सर्वहारा और भूमिहीन थे। यहां पर मैलांचल के एक पात्र का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। आज राजनीति की जिस धारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में पहचाना जाता है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि के रूप में तब यानी कि आजादी के तुरंत बाद, आजादी मिलने के आसपास के वर्षों में उसकी क्या भूमिका थी, यह ज्योतिषी जी मैलांचल के बाभन टोले के ज्योतिषी जी के माध्यम से बखूबी उद्घाटित होता है। गांव में मलेरिया सेंटर का बनना हो, यानी कि उस मलेरिया सेंटर के बनने में डॉक्टर प्रशांत जिस मलेरिया सेंटर को स्थापित करने के लिए मैरीगंज आते हैं, उस मलेरिया सेंटर के निर्माण में जितनी मेहनत कश जातियां हैं वो सब तो सहयोग देती हैं, लेकिन बाभन टोले के ज्योतिषी जी उस मलेरिया सेंटर के विरुद्ध प्रचार करते हैं कि इसके टीके से काफी लोग जीवित नहीं रहेंगे और एक नए किस्म की बीमारी फैल जाएगी। ज्योतिषी जी की इस भूमिका को आगे विस्तार देते हुए रेणु ने उपन्यास के अंत में गांधी जी की मृत्यु के समय ज्योतिषी जी की भूमिका को जिस तरह संकेतित किया है, यानी गांधी जी की मृत्यु के बाद जब गांव में शोक उत्सव मनाया जाता है तो उस शोक उत्सव में गांव के लोग क्यों भागीदार न बने, उनको निरुत्साहित किया ज्योतिषी जी ने, और उसके पीछे की सोच, उसकी राजनीति को संकेतों में रेणु ने व्यक्त किया है। उसके अतिरिक्त गांव में जब पिछड़े समाज का आंदोलन, जनेऊ पहनने का आंदोलन या इस तरह का एक संस्कृतिकरण का जो आंदोलन वहां की जनता के द्वारा, वहां के शूद्र, जब जनेऊ पहनने का आंदोलन शूद्र समाज द्वारा किया जाता है, तब ज्योतिषी जी के बुलावे पर काली टोपी वाले गांव में आते हैं उस आंदोलन का विरोध करने के लिए। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस भूमिका को 1954 में जिस मुखर ढंग से रेणु ने रेखांकित किया, उसे आज नए संदर्भों में अवश्य विश्लेषित किया जाना चाहिए। दरअसल मैलांचल संपूर्णता में एक राजनीतिक उपन्यास है। यूं तो उसमें प्रेम कथा भी है, दलित कथा भी है, लेकिन स्वाधीन भारत की राजनीति के रग रेशे और उसकी एक, जिसे कहा जाए कि राजनीति के जो मुख्य तत्व मैलांचल में जिस तरह से उजागर हुए हैं, वो आजादी के बाद किसी उपन्यास में पहली बार था। प्रश्न इस बात का है कि मैलांचल को अब तक एक आंचलिक उपन्यास के रूप में पढ़कर, समझकर, समझाकर सीमित किया जाता रहा है। जब इस उपन्यास के सामाजिक और राजनीतिक अर्थ सही परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित होंगे, तब भी क्या यह उपन्यास उन लोगों की दृष्टि में जो
अराजनीति की राजनीति के पैरोकार हैं, यह इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अंत में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि मैला अंचल तब भी और अब भी उत्तर भारत की राजनीति, उत्तर भारत के ग्राम समाज का काल पात्र सरीखा दस्तावेज है। जब जब बिहार और हिंदी प्रदेश की राजनीति को उसके व्यापक संदर्भों में समझने की आवश्यकता पड़ेगी, इस उपन्यास के समाज शास्त्रीय अर्थों को पुनः चर्चा में लाया जाना आवश्यक होगा। और मैं समझता हूं कि रेणु शताब्दी के इस वर्ष में मैला आंचल के इन छिपे हुए, या यह भी कहा जाना चाहिए कि इन छिपाए गए नेतार्थों को नए संदर्भों के साथ आज की नई परिस्थितियों के संदर्भ में फिर से उद्घाटित किया जाना चाहिए। और मैला आंचल आज प्रासंगिक ही नहीं बल्कि एक जरूरी उपन्यास है। और निश्चित रूप से गोदान के बाद मैला आंचल के साथ भारतीय समाज को, व्यापक हाशिए के समाज को समझने की एक नई दिशा मिलती है।